सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। आई एम भारती कौशल और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया है जो भी पार्टीशन की प्रोसेस रही थी, जो भी पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे, या ब्रॉड टॉपिक कहूँ तो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, वो हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग समझते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, मिलाना, है ना, कि मतलब किसी चीज को दूसरी चीज से ज्वाइन करना, सोल्डर करना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? स्टेट्स का तो मीनिंग क्लियर है, स्टेट क्या होती है। प्रिंसली क्या होगा? प्रिंसली बेसिकली यहाँ से देखो वर्ड से आ रहा है प्रिंस। प्रिंस मतलब राजा, ठीक है, किंग। तो वो स्टेट्स जो कि प्रिंस गवर्न कर रहा है, जो कि प्रिंस रूल कर रहा है, उसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो अब जो राजा की रूल की हुई स्टेट्स थी उनको इंडियन यूनियन से कैसे इंटीग्रेट किया गया, वो ये टॉपिक हमें समझाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। देखो मैंने आपको ब्रिटिश इंडिया पहले भी बहुत बार बताया है कि व्हाट इज ब्रिटिश इंडिया। तो जहाँ पे इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों आते हैं, दैट वाज ब्रिटिश इंडिया। बट दिस ब्रिटिश इंडिया वाज देन इवन फर्दर डिवाइडेड। किन चीजों में डिवाइडेड था? सो इट वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस क्या है? तो जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल है, ठीक है, मतलब जहां ब्रिटिश खुद रूल कर रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया पे फुली रूल कर रही है, डायरेक्ट कंट्रोल है, दैट इज अ काइंड ऑफ रूल डन बाय ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। एंड सेकेंडली इज प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मैंने आपको बताया ही, जो कि राजा कंट्रोल कर रहा है, राजा के अंडर है जिसका कंट्रोल। देखो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद उसको कंट्रोल कर रही है। सेकेंड इज द सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस called the princely states enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy। मतलब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि ठीक है जितने भी ये राजा हैं जो पहले से रूल करते आ रहे हैं छोटे मोटे एरियाज पे, उस पर वो अपना रूल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उन्हें हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हम उन्हें करने को कहेंगे वो उसी को ही आगे अपनी स्टेट्स पे लागू करवाएंगे। मतलब उन्हें बेसिकली हमारी बातें ही माननी होगी अगर उन्हें उन स्टेट्स का राजा बने रहना है तो। ठीक है, तो यही इनका एक रूल था, पॉलिसी थी, और इसको कहते थे पैरामाउंटेसी या सुज़ेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अच्छा व्हाट इज पैरामाउंटेसी या सुज़ेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन? तो इट इज बेसिकली यू कैन से डोमिनेंस या सुप्रीमेसी, कि ब्रिटिश क्राउन की ही यहाँ पे सुप्रीमेसी है, तुम यहाँ रूल कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा बिल्कुल टोटल रूल नहीं है। एट द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रूलिंग, तुम तो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहे पे रूल कर रहे हो। बेसिकली उनका ये कहने का मतलब था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने पैरामाउंटेसी या सुज़ेरेनिटी वर्ड दिया है। तो इसको अगर आप सर्च भी करोगे शायद तो मोस्ट प्रोबेबली इसका मीनिंग सुप्रीमेसी या डोमिनेंस ही आना चाहिए। ओके, नाउ प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। क्या कहना चाह रहा है वो कि बेसिकली जो जितना एरिया कवर करते थे, अब देखो सबके एरिया इवन नहीं थे, कोई राजा के पास बहुत बड़ा एरिया था, कोई राजा के पास छोटा एरिया था। जैसे हमें पता है कि पहले राजा जो है एक दूसरे की टेरिटरी को इन्वेड करके अपना एरिया एक्सपैंड करते थे ना, तो उस टाइम पे जिसकी भी जितना एरिया वो कवर कर रहे थे वो सारा पार्ट आ रहा था अंडर द प्रिंसली स्टेट्स। सो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के अंडर 1/3 ऑफ द एरिया प्रिंसली स्टेट्स का था, मतलब, और उसके अलावा कि 1 out of every 4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट्स, मतलब बेसिकली हर 4 इंडियन में से, हर 4 भारतीय में से एक इंसान जो है वो प्रिंसली स्टेट्स में ही रह रहा था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ओके, यस, सो एक्चुअल में इस प्रिंसली स्टेट से प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी, जो उसको इंटीग्रेट कराने का इन्होंने मेथड या इतना जो इंटीग्रेट कराने की प्रोसेस है उसको इतना डीपली एक्सप्लेन किया, तो ऐसी प्रॉब्लम क्या थी? ये तो सीधी सीधी भी मर्ज हो सकती थी। तो देखो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस it was announced by the British that with the end of their rule over India,
paramountcy of British crown over princely state would lapse मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, कि अभी इंडिपेंडेंस हमें मिली भी नहीं थी, ठीक है, मतलब अभी डायरेक्ट एक्शन डे तक भी सेलिब्रेट नहीं हुआ था कि ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया था कि जिस दिन हम इंडिया छोड़ के जाएंगे ना उस दिन ये जो एक हम पॉलिसी चला रहे हैं ना पैरामाउंटसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन का, जिसमें वही है कि प्रिंस जो है एक स्टेट पे रूल कर सकता है लेकिन उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के नक्शे कदम पर ही चलना पड़ेगा, तो वो वाली जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी। एंड all these states as many as 565 in all would become legally independent, कि ये तो होगा ही कि जो ये पैरामाउंटसी है खत्म हो जाएगी, उसी के साथ साथ फिर उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको पावर मिल जाएगी या यू कैन से उनको एक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी कि वो क्या करना चाहते हैं, कि वो या क्या वो प्रिंसेस खुद रूल करना चाहते हैं अपनी उस टेरिटरी को या मे बी वो इंडियन यूनियन से ज्वाइन होना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है, आपका 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 है, याद रखना है। ओके, नाउ so the Indian government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा क्या था रिगार्डिंग दिस कि जब मतलब जब जो पैरामाउंटसी है खत्म होगी तो ये जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो उन्होंने यही कहा था कि फिर उसके बाद ये इनकी मर्जी होगी कि ये इंडिया में रहना चाहते हैं या ये न्यूली मेड पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या खुद ही अपना रूल संभालना चाहते हैं, यही इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा था। सो दिस डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। और अब ये डिसीजन किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली जो स्टेट को रूल कर रहा है उसी के पास जाएगा ना, क्योंकि एट द एंड कौन इंडिपेंडेंट हुआ है, स्टेट इंडिपेंडेंट हुई है, तो इसलिए जो इसका रूलर था उसके पास ये पावर थी कि वो चूज करे कि उसने इंडिया के साथ मिलना है, उसने पाकिस्तान के साथ मिलना है या उसने इंडिपेंडेंट रहना है। सो दिस वाज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। अब वही है, देखो अगर लोगों के पास ये डिसीजन गया होता तो लाजमी था कि लोगों ने कहना था भैया इंडियन यूनियन का पार्ट बना दो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं कई बार वो राजा के रूल से नहीं सेटिस्फाइड होते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सबको खुश रख सको। तो डेफिनेटली देर आर सम केसेस, देर आर सम पीपल टू विच यू आर अ काइंड ऑफ विलन, राइट, या आप किसी को एलिनेट कर ही देते हो अपने लाइक रूलिंग कोर्स में। तो यही बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि क्योंकि ये डिसीजन लोगों के पास नहीं गया कि उन्होंने डिसाइड करना है कि वो इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं, पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और ये सिर्फ रूलर्स के साथ गया, इसी वजह से एट द एंड ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि रूलर्स व्हाई वुड दे वांट कि मैं अपना जो रूल है ना वो ना उठा के इंडियन गवर्नमेंट को दे देता हूँ, कोई भी नहीं चाहेगा। इनफैक्ट अगर मेरे हाथ में पावर हो तो व्हाई वुड आई वांट कि मैं फलाने बंदे को दे दूँ कि जहाँ पे मेरा कोई डायरेक्ट रूल ना रह जाए, है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि रूलर्स ने तो कभी ये चूज ही नहीं करना था वो इंडियन यूनियन का पार्ट बने, तो ये इसलिए जो है इंडिया की यूनिटी कहीं ना कहीं थ्रेटन हो सकती थी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, यस, सो अब ये जो 3 पॉइंट्स है ना इसको मतलब रट्टा मार लो, ये जो 3 आपको डिस्प्ले किए जा रहे हैं बस आप इसको रट लो, चाहे समझ आए ना आए, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक ना एक आ ही जाता है, ठीक है, चाहे 2 नंबर में ही क्यों ना आ जाए। सो देखो, फर्स्ट इज एवर्जन टू ज्वाइन इंडिया, मतलब जो लाइक unwillingness to join India, reluctance to join India basically. So first of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided on independence। देखो अब एक एक करके हर रूलर ने अपनी अपनी जो भी उन्होंने सोचा था उन्होंने वो कहना शुरू किया, और आया क्या एट द एंड कंक्लूजन कि त्रवणकोर मतलब जो केरला में है, ठीक है, त्रवणकोर कोचिन जो है केरला का है ना, तो जो उधर साइड था त्रवणकोर वाला रूलर था उसने कहा नहीं भाई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमने ना तो इंडिया के साथ मर्ज होना ना हमने पाकिस्तान के साथ मर्ज होना। सिमिलरली द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम बेसिकली प्रिंस ही है, रूलर ही है, तो द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट। तो हैदराबाद के भी जो प्रिंस थे उन्होंने भी कह दिया कि नहीं भाई हमें तो इंडिपेंडेंट ही रहना है, हमें नहीं मर्ज होना किसी के साथ। देन रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल were averse to join the constituent assembly, और constituent assembly ना ज्वाइन करना मतलब इंडिपेंडेंट रहना, क्योंकि constituent assembly में कौन बना था पार्ट, ऑब्वियसली जो इंडियन लीडर्स थे या इंडियन मेंबर्स थे। अब ये तो इंडिया के मेंबर ही नहीं बनना चाहते तो ये constituent assembly को क्यों ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली देखो अब प्रिंस के लिए अलग अलग नाम यूज किए गए हैं, वन इज रूलर, वन इज निज़ाम, वन इज नवाब। तो बेसिकली
ये जितने भी नेम्स हैं ये इन्होंने खुद डिसाइड किए हुए हैं कि हमें तो निज़ाम कहो, हमें तो नवाब कहो, हमें तो रूलर कहो। तो बट है एट द एंड ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ही, ठीक है। नाउ तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि कोई जो है इंडिया का पार्ट बनना ही नहीं चाहता था। नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, की और फर्दर पॉसिबिलिटी थी डिसइंटीग्रेशन की। तो इसका एक रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्योंकि ये जो डिसीजन था ये दिया गया था टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इस वजह से वो तो कभी पावर अपनी गिव अप करना चाहते ही ना, तो डेफिनेटली डिसइंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी तो थी ही थी। उसके अलावा सो द रिस्पॉन्स ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स meant that after independence there was a real possibility that India would get further divided into a number of small countries, क्योंकि हम देख चुके हैं ना टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स ही हैं। अब देखो 565 अगर प्रिंसली स्टेट्स हैं दैट मीन्स सारा इंडिया तो टूट के मतलब बिखर ही गया ना छोटे फैक्शंस में, वो हम नहीं चाहते थे। तो आप कहोगे कि इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी लेकिन आज तो हम पूरा इंडिया ही देखते हैं उसको, हम तो कभी नहीं देखते कि सच में 565 प्रिंसली स्टेट है। तो ये कैसे मर्ज हुई, ये कैसे ज्वाइन हुई, वही पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। ओके देखो नेक्स्ट इज द लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो थर्ड पॉइंट है आपका दैट इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो जहाँ पे रूलर रूल कर रहा है वहां पे आप कैसे कह सकते हो कि डेमोक्रेसी होगी, है ना। जहाँ पे लोगों को एक पॉपुलर चॉइस ही नहीं दी जा रही कुछ चूज करने की, आप कैसे कहोगे वहाँ डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की तो स्टेटमेंट यही कहती है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, लोगों के लिए है, ऑफ द पीपल, लोगों की है, टू द पीपल, ठीक है। तो बेसिकली इट इज लाइक कि अब डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना यहाँ पे। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर पीपल इन द स्टेट्स वर रियली ब्लीक। ब्लीक मतलब क्या होता है, धुंधले, है ना। तो देखो so this was a strange situation since Indian independence was aimed at unity, self determination as well as democracy। अब देखो प्रिंसली स्टेट्स में आपको तो कोई यूनिटी नहीं दिख रही होगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं दिख रही होगी, लेकिन अब ये क्यों स्ट्रेंज है, क्योंकि हमारा इंडिया तो शुरू से एक ही चीज के लिए स्ट्रगल करता है ना, हमें तो शुरू से ही डेमोक्रेसी चाहिए थी, है ना, हमें तो शुरू से यूनिटी चाहिए थी। यूनिटी क्या है कि पूरा भारत जो है वो एक हो, सबसे पहला चैलेंज भी हमारे लिए वही था। तो हमारी एक ये इच्छा थी यूनिटी की, एक डेमोक्रेसी की, एक थी सेल्फ डिटर्मिनेशन। व्हाट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि खुद डिटर्मिन करना, मतलब बेसिकली खुद डिसीजन लेना। डिटर्मिनेशन है सेल्फ डिसीजन, जहाँ पे लोग खुद डिसीजन बना पाए। वो किसके थ्रू पॉसिबल था, डेमोक्रेसी के थ्रू ही तो पॉसिबल था, और डेमोक्रेसी यहाँ पे हुई ही नहीं। सो इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर and rulers were unwilling to give democratic rights to their population। क्योंकि रूलर्स ने तो कह ही दिया नहीं हमने तो इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब है कि हम अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे, हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, हमने लोगों को नहीं देने अपने उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्यों दें, है ना। तो यही चीज थी उस टाइम पे जो इंडिया को फेस करनी पड़ी थी थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो अब हम आगे देखते हैं। ओके ये प्रॉब्लम्स अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ओके नाउ यस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का ना रोल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, और ये भी बहुत छोटा है जो बुक में दिया गया है। तो साथ में आपको एक रेफरेंस मटेरियल मिला होगा, उसमें सरदार पटेल का रोल बहुत बड़े लाइक यू वुड से अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप ज़रूर पढ़ना। एंड आई विल ऑल्सो एड इट ऑन लेटर ऑन, तो वो आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो चाहे चलो क्वेश्चन बोर्ड्स में ना आए, मे भी हो सकता है आपके स्कूल वाले वो क्वेश्चन ज़रूर दें पेपर में, है ना। देखो गवर्नमेंट्स अप्रोच, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, उनकी अप्रोच क्या थी, मतलब उन्होंने क्या तरीका अपनाया इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का विद द इंडियन यूनियन। अब देखो द इंटरिम गवर्नमेंट, अच्छा इंटरिम गवर्नमेंट आपका ये फर्स्ट टाइम वर्ड यूज हुआ है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है आपकी 1946 में बनी थी, ये याद रखना, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1946 और ये कंबाइंड गवर्नमेंट थी। अब देखो 1946 में इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, है ना, उस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वर टुगेदर। ये गवर्नमेंट तब बनी थी एंड इट वाज अ काइंड ऑफ कंबाइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब जिसमें इंडियन रूलर्स भी थे, रूलर्स इन द सेंस इंडियन लीडर्स भी थे और पाकिस्तानी लीडर्स भी थे, क्योंकि ये जो है पार्टीशन से भी पहले की गवर्नमेंट है, ठीक है। दैट वाज इंटरिम गवर्नमेंट। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि नहीं, इट टुक अ फर्म स्टैंस अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस।
तो बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मानना था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, जो ये प्रिंसली स्टेट्स बार बार कह रही हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्होंने इस चीज को बहुत अपोज किया। नाउ द मुस्लिम लीग opposed the Indian National Congress and took the view that states should be free to adopt any course they like. अब मैंने आपको कहा था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ज्यादातर कभी एक दूसरे से अग्री करते ही नहीं थे, इनका हमेशा एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट रहना ही रहना है, ठीक है। इनका हमेशा एक लाइक यू कैन से कि जो चीज कांग्रेस चाह रही है मुस्लिम लीग ने उसके टोटल अपोजिट चलना है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो बेसिकली अब इंटरिम गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, फर्दर जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, मतलब जो है कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाना चाहिए, ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट कह रही थी, मेनली यू कैन से कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग इसी चीज को अपोज करने लगी, उसने कहा कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद बेसिकली अनाउंस किया था कि अगर हमारा रूल खत्म होगा तो ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, ये खुद अपना कोर्स चूज कर सकती हैं, तो इनको ही इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि ये कोई भी अपना जो है गवर्नेंस का तरीका अपना ले। बेसिकली दोनों के आपस में एक ये रिफ्ट आ गई है ना। नाउ सो यहाँ पे नाम आता है सरदार पटेल का, वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार पटेल सबको पता होगा, ही वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। तो आप लाइक ये आपका जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब ये जो कंडीशंस थी, जो ये सिचुएशंस अभी चल रही थी, काफी डिफिकल्ट थी, टफ टाइम था, तो ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फर्मली, मतलब इन्होंने अपना सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट उनके सामने रखा, बट डिप्लोमेटिकली ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन, मतलब इन्होंने इतना अच्छे तरीके से नेगोशिएशंस किए, इतना अच्छे तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस करके जितनी भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी वो सारी की सारी अपनी इंडियन यूनियन में मिला ली। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, आप सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले पाओ। आज के टाइम में मतलब उस टाइम में भी इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। राजाओं को कन्विंस करना यूजुअली इतना आसान नहीं होता है, जहाँ पे उनको पता हो कि उनकी पावर जा रही है, तो उस टाइम पे ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, बट उन्होंने अपने डिप्लोमेसी के चलते, अपनी डिस्क्रिशन के चलते उन्होंने इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में लाने का काम किया। दैट इज व्हाई ही इज रिमेंबर्ड, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि ही वाज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतना स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ नेगोशिएशन था उनमें। नाउ it was a very complicated task and required a skillful persuasion. Obviously हर दूसरा बंदा जाके किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस करने में भी बहुत ज़्यादा यू कैन से एक एबिलिटी चाहिए, आप दूसरे को समझा पा रहे हो, कन्विंस कर पा रहे हो कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, इट्स नॉट ईजी। सो फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा। आप देख लो, आज जो ओडिशा इतना बड़ा हम देखते हैं, वो भी फर्दर उसमें भी छोटी छोटी 26 स्टेट्स थी, और आज के टाइम में तो 28 तो पूरे इंडिया की स्टेट्स हैं, तो कितना बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क था। सिमिलरली सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात में भी इतनी छोटी छोटी फर्दर स्टेट्स थी, उसके भी एक छोटे रीजन में सौराष्ट्र में, और गुजरात खुद एक इतनी बड़ी लाइक एक स्टेट है आज के टाइम में। दे हैड बिग 14 बिग स्टेट्स, इवन 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये काफ़ी ही डिफिकल्ट टास्क था, बट स्टिल ही डिड इट सो वेल कि आप देख सकते हो आज भी इंडिया जो है प्रॉपर यूनाइटेड है, ये सभी स्टेट्स इंडियन यूनियन में ही हैं। नाउ हाँ, ये आपका एक बुक में कार्टून दिया गया है, और ये एक बार आया भी हुआ है, मैंने किसी प्रीवियस ईयर में देखा था ये। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये अब लीडर का नाम तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन है, क्योंकि हम टॉपिक ही इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का कर रहे हैं, तो दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको नोट कर लो कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां सरदार पटेल का नाम आएगा। सरदार पटेल का नाम आएगा, मतलब अगर कोई पूछ भी ले कि नेम अ लीडर हु प्लेड द हिस्टोरिक रोल ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो वहां सरदार पटेल ही आंसर आएंगे, ठीक है। तो देखो ये सरदार पटेल हैं, आपको पता ही है। सो देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एक राजा, और राजा की बात हम यहाँ कहाँ कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स में कर रहे हैं, तो ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हो गए। देन दिस इज पब्लिक, ठीक है, ये कौन है, पब्लिक है। देखो यहाँ लिखा भी है स्टेट्स
पीपल। अब देखो जो यहाँ पे ये डिपिक्ट क्या कर रहा है हमने ये देखना है। सबसे पहले राजा कह रहे हैं, राजा भी कुछ नहीं कह रहे इसमें, उन्होंने बस लोगों को नीचे दबा के रखा हुआ है। लोगों को नीचे दबा के रखा हुआ है मतलब कि एक्चुअल जो डिसीजन का काम है वो किसके हाथ में, राजा के हाथ में, लोगों के हाथ में नहीं है, ये हम देख चुके हैं। सो देखो सरदार पटेल कह रहे हैं नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस एंड दैट विल डू। तो सरदार पटेल कह रहे हैं कि आप बैठे रहिए, उठिए मत, बस आप क्या करिए, मुझे ये चीज दे दीजिए। अब ये क्या है, ये आपकी मिस्ट्री अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर होगी कि क्या मांग रहे हैं सरदार पटेल, कि आप खड़े मत हो, मुझे बस ये दे दो। अब देखते हैं क्या है। देखो गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशंस। तो गवर्नमेंट जो अपनी अप्रोच लगा रही थी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है उसको इंडिया में लाने के लिए, तो उसकी उन्होंने 3 ही कंसिडरेशन रखी थी। क्या क्या कंसिडरेशन है वो? तो फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स clearly wanted to become a part of Indian Union। सबसे पहले गवर्नमेंट एक क्या कंडीशन रख रही थी कि जितने भी लोग प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे हैं, लोग प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे हैं, ठीक है, वो जो है सारे इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाए, इंडियन गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो लोगों का यू कैन से एसेंट बहुत जरूरी था। नाउ नेक्स्ट, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some region। secondly वो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी राजी है कि वो इन कुछ रीजन्स को, मतलब मेनली प्रिंसली स्टेट्स के रीजन को ऑटोनॉमी दे। व्हाट इज ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी होता है इंडिपेंडेंस देने के लिए, कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है ताकि वो कुछ रीजन्स को एडिशनल पावर दे सके, so that these regions do not get separated from Indian Union। So the idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of regions। तो ये क्या कह रहा है कि आइडिया क्या था? accommodate plurality। plurality क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? ठीक है, जो कि सिंगुलर ना हो, मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा डाइवर्सिटी के केस में आ जाएगा, एक से ज्यादा रिलीजन के लोग, ठीक है, एक से ज्यादा यू कैन से कास्ट के लोग, एक से ज्यादा लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। तो बेसिकली प्लूरैलिटी हो, क्योंकि इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है ना आज के टाइम में। इंडिया इज अ प्लूरल कंट्री, यू कैन से प्लूरल इन द सेंस कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो आइडिया यही था कि डाइवर्सिटी भी हो एंड एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल अप्रोच हो गवर्नमेंट की, ताकि वो कुछ एडिशनल पावर्स दे सके टू द प्रिंसली स्टेट्स या कुछ रीजन्स जो कि डिमांडिंग है। नाउ next, last consideration is in the backdrop of partition which brought into focus the contest over the demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of nation had supreme importance। अब देखो आपको ये क्या है, इतना बड़ा सेंटेंस, देखो ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले in the backdrop of partition, what is backdrop? backdrop of partition मतलब जो एक जो पार्टीशन के चलते, ठीक है, पार्टीशन के चलते which brought into focus the contest of demarcation of territories। contest क्या होता है? contest होता है बेसिकली यू कैन से एक एक्शन, ठीक है, एक एक्शन। सो टू ब्रिंग इनटू फोकस द contest over demarcation of territory। बट यहाँ पे जो contestation है ना, contestation का मतलब होता है डिस्कशन, डेलिबरेशन, कि इतना जो डिस्कशन हो रहा था, इतना जो बवंडर मचा हुआ था ओवर द डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। अब देखो जो इंडिया और पाकिस्तान थे, एज आई टोल्ड, ठीक है, जैसे जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब देखो उस टाइम पे इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के चलते जब डेलिब्रेशन आ रहा था रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। डिमार्केशन क्या होता है? मार्क करना, मतलब बेसिकली बांटना, ठीक है। तो ये जो जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो टेरिटरी है ये डिमार्क करना, ठीक है। सो दैट ब्रॉट इनटू फोकस द डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। एक मिनट, हाँ, yes, so that brought into focus the contest of demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of nation had assumed supreme importance। तो वो कह रहे हैं कि लाजमी था
कि क्योंकि ये जो डिमार्केशन हो गई थी ना ऑफ द टू टेरिटरीज इंडिया और पाकिस्तान, तो उस टाइम पे अब ये जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स भी थी, जैसे ब्लू सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन सबको भी इंडिया में मर्ज करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क हो गया था, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट टास्क हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की जो बेसिकली आप कह सकते हैं तो लैंड एरिया जो है वो कम हो चुका था, उसके अलावा इंडिया की यूनिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट हो चुका था। तो उस टाइम पे इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिया में लाना was very important in order to keep the ideal of Indian unity intact। ठीक है, इंडियन यूनिटी को बचाने के लिए यहाँ पे इन प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन एक बहुत ही सुप्रीम इम्पोर्टेंस की थी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप इसको सिंपल समझना है आपने कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो डिमार्केशन होनी थी इन दोनों की टेरिटरीज की कि इंडिया में कौन सा पार्ट आएगा और पाकिस्तान में कौन सा पार्ट जाएगा, तो उस टाइम पे जितनी भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, चाहे प्रिंसली स्टेट की हैं चाहे इंडियन यूनियन की हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, उनको उन पे बहुत ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर उन पे ध्यान ना दिया जाता तो आज जितनी भी स्टेट्स हम देख रहे हैं वो ना होती। ठीक है, तो ये कि आपका इम्पॉर्टेंट है 3 कंसिडरेशंस। ठीक है, इसको भूलना मत। नाउ बस एक ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हैदराबाद एंड मणिपुर आई थिंक। ओके, सो यस, देखो, सो बिफोर 15th August 1947 peaceful negotiations had brought almost all the states whose territories were contiguous to new boundaries of India into Indian Union। तो देखो अब यहाँ पे किसने रोल प्ले किया? सरदार पटेल ने रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने नेगोशिएशंस की विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कि 15 अगस्त से पहले ही पीसफुली बहुत सारी स्टेट्स जो हैं इंडिया का पार्ट बन चुकी थी। ठीक है, जितनी 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें से आधी से ज़्यादा इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी थी। whose territories were contiguous। what is contiguous? contiguous होता है adjacent, मतलब बिल्कुल साथ वाली, बिल्कुल पास, तो वो सारे इंडिया में आ गई थी। ठीक है, जैसे हम कह ही रहे थे कि सुप्रीम इंपॉर्टेंस किसकी थी कि जितनी भी टेरिटरीज हैं वो रह गई हैं उनको इंडियन यूनियन में लाना। ओके, सो द रूलर्स मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अच्छा, मैंने एक कहा था ना कि दैट बुक जो सरदार पटेल मैजेस्टी से मांग रहे थे, इट्स अ मिस्ट्री, तो मिस्ट्री क्या थी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। नाउ व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? सो इट मेंट दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। क्या कहना चाह रहे हैं? इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ये कहा जा रहा था कि जितने भी रूलर्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के, वो राजी हैं कि उनकी प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बन जाए। ठीक है, तो वो चीज़ डिमांड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल जो है मैजेस्टी से। सो एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टेट्स आपसे पूछी भी जाती हैं कौन कौन सी थी जिनके एक्सेशन सबसे मुश्किल थे, तो दैट इज जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ठीक है, ये जो 4 आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी इनका एक्सेशन पाना सबसे ही मुश्किल था। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। सो द इशू ऑफ जूनागढ़ was resolved after a plebiscite which confirmed people's desire to join India। अच्छा, what is plebiscite? प्लेबिसाइट होता है काइंड ऑफ रेफरेंडम। अब आप कहोगे रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है बेसिकली जो लोगों की हामी मांगता है, डिमांड करता है, मतलब कि लोग किसको वोट कर रहे हैं, यस या नो। कि जैसे सपोज कि जूनागढ़ के लोगों से पूछा गया होगा कि क्या आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं, अब वहाँ पे लोग या तो यस कहेंगे या नो कहेंगे। दैट वाज अ प्लेबिसाइट कि अगर यस की मेजोरिटी है तो जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बनेगा, नो की मेजोरिटी है तो जूनागढ़ जो है सेपरेट रहेगा, है ना। तो जूनागढ़ का इशू प्लेबिसाइट करवा के सॉल्व किया गया। बाकी जो आपका हैदराबाद और मणिपुर का केस है ये हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। एंड कश्मीर के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई विल टेल यू कि कश्मीर में भी आई थिंक सरदार पटेल थोड़ा चाहते थे कि थ्रू प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट, थ्रू प्रेशराइजिंग द रूलर, ठीक है, कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया जाए, और ये वैसे ही बनाया भी गया था। ये आप जो टॉपिक पढ़ोगे यू विल रीड इट इन चैप्टर नंबर 9 या 8, ठीक है, वहाँ पढ़ाएंगे आपको कश्मीर को डीपली कि कैसे कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ था।
पर अभी आप सिर्फ जूनागढ़ का देखो कि जूनागढ़ का इशू कैसे रिजॉल्व हुआ था, प्लेबिसाइड करा के। हैदराबाद कश्मीर अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वही है कि एक बार मैं आपको दोबारा बता ही दूं कि जो ये सरदार पटेल क्या मांग रहे थे यहाँ पे योर ऑनर से या जो मेजेस्टी से, तो इट वाज दिस बुक, एंड दिस बुक वाज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, मतलब कि इस रूलर का कंसेंट है कि हाँ मेरी स्टेट जो है इंडिया का पार्ट बनने को तैयार है। तो दिस बुक ही वाज डिमांडिंग। तो इनके से आपके पास यही पिक्चर आ जाए तो आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है कि सरदार पटेल जो है जो रूलर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ, और लोगों की डिमांड तो कोई देख ही नहीं रहा कि लोग क्या चाहते हैं। So this was all about your topic integration of princely state, which will continue in the next video, जहाँ पे हम हैदराबाद और कश्मीर के इश्यूज को क्लोजली और क्लियरली डिस्कस करेंगे। So for this, thank you very much and stay tuned.